वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। 12वें घर के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, 12वें घर में वक्री ग्रह है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाता है और वो चौथे से छठे के स्वामी है जो अच्छा नहीं होता। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मदर की सेहत बिगड़ सकती है। अपने ही जब बुरे लगने लग जाएं, ये वैसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने बुरे लगेंगे, आपको अपनों में खोट दिखेगा। वक्री बृहस्पति की दृष्टि है और बुध के साथ बैठे हैं, ये मंगल दोष का जो प्रभाव है उसको कई गुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के सडन डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। कफ बहुत बढ़ेगा, कफ की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, बॉडी में कफ की प्रधानता, श्लेष्म का वर्णन अगर आयुर्वेद किसी ने पढ़ा हो तो। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में है और वह टॉपिक है मेष के बारे में। कौन सा टॉपिक? प्रथमतः गुरुदेव का वक्री होना, लेकिन हम यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के केवल जब तक वो कर्क में वक्री है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रमुखतः तो ये वीडियो उच्च के गुरु जो वक्री हो रहे हैं उनके बारे में है, लेकिन इसके साथ ही 11 तारीख को जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उससे एक दिन पहले बुध वक्री हो चुके हैं और शनि तो बहुत लंबे टाइम से वक्री चल रहे हैं। तो ये 3 ग्रहों की तिकड़ी जब वक्री होगी और ये एक दूसरे से त्रिकोण में है, जैसे अगर आपके लिए हम बात करें तो ये मोक्ष त्रिकोण में है 4, 8, 12 में, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे मंगल भी साथ में है, तो वक्री बुध और वक्री बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा ये भी उनके लपेटे में आ जाएंगे। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो वक्री गुरु का प्रभाव है प्रमुखतः 5 दिसंबर तक जब तक वो कर्क में है, और बाकी जैसा मैंने ये लिखा है गुरु बुध शनि वक्री, इनका तीनों का वक्री प्रभाव हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। वक्री ग्रहों की विवेचना कहीं ना कहीं ज्योतिष में बहुत मुश्किल बताई जाती है। ये अवश्य सत्य है कि वक्री ग्रह बलशाली हो जाता है, लेकिन अच्छा बुरा उसका जो प्रभाव है वो जानने के लिए बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके 6 भावों के स्वामी जो है ना वो वक्री हो रहे हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी, या कुछ वक्री हो चुके थे, कुछ होने वाले हैं। जैसे शनि वक्री थे, बृहस्पति, बुध और शनि। बृहस्पति आपके 12वें और भाग्य के स्वामी हैं, बुध आपके 3रे और 6ठे के स्वामी हैं, शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी। तो इतने सारे भावों के स्वामी वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह कभी कभी राजा से रंक भी बना सकता है, रंक से राजा भी बना सकता है। जैसा मैंने कहा वक्री ग्रहों को समझना बहुत मुश्किल होता है और यही विवेचना जो एक मुश्किल विवेचना है हम इस वीडियो में करने का प्रयत्न करेंगे। क्या केवल नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं वक्री ग्रह? ऐसा नहीं है। मुश्किल रिजल्ट देते हैं, मुश्किल से रिजल्ट देते हैं, लेकिन केवल नेगेटिव देते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो में या कहीं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वक्री ग्रहों का। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, जो कुछ अति संवेदनशील चीज़ें हैं। फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो ये वक्री ग्रह लेकर आएंगे। उसके बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, हेल्थ से संबंधित क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अंततः उपाय। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ या कहिए पार्ट बाय पार्ट हम आगे लेके चलेंगे। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करेगा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले नेगेटिव्स के साथ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के साथ
क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथे भाव में बृहस्पति वक्री, 8वें भाव में बुध वक्री, 12वें भाव में शनि वक्री। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये मोक्ष त्रिकोण है। जब यहाँ पर ये 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे एक भयंकर वैराग्य उत्पन्न होगा, भयंकर वैराग्य। यकीन मानिए आप में से कुछ लोग अपनों से बिल्कुल डिस्टेंट हो जाएंगे, या मानसिक रूप से कह सकते हैं। कुछ लोग जिनका चौथा भाव बहुत प्रभावित है, दशा भी कुछ ऐसी चल रही है, वो घर से दूर जाने का उनका मन होगा, चले भी जाएंगे। अदरवाइज अपनों से बहुत वैराग्य उत्पन्न होगा। अपने ही जब बुरे लगने लग जाएं, ये वैसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने बुरे लगेंगे, आपको अपनों में खोट दिखेगा और घर में भयंकर कलह कलेश होंगे। आपका मन ही नहीं करेगा घर में रहने का। कभी कभी एक बहुत उच्चाट सा माहौल उत्पन्न हो जाता है घर में, जब व्यक्ति घर में घुसते ही उसको लगता है कि मैं कहाँ आ गया। ये वही समय रहेगा। ध्यान ये देना है कि मेष वाले जो है ना, उनको जल्दबाजी बहुत रहती है और वो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उनसे कोई भी प्यार से 2 शब्द कह दे, वो उनके हो जाते हैं। मन से थोड़े भोले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए अपनों से वैराग्य के चक्कर में कहीं दूसरों की लालच का शिकार ना बन जाए, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। अगला पॉइंट, मंगल दोष बना हुआ था। अब देखिए, बुध जो वक्री हुए हैं, वक्री बृहस्पति की दृष्टि, और ये त्रिकोण का संबंध तो है ही, तो ये मंगल दोष को बहुत एक्टिवेट कर रहा है। ये जो त्रिकोणीय संबंध है, वक्री बुध की दृष्टि है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है और बुध के साथ बैठे हैं। ये मंगल दोष का जो प्रभाव है उसको कई गुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के सडन डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी अष्टम में है, जो लीगैलिटी दिखाता है, वो वक्री हो गए और मंगल के साथ हैं जो सप्तम से सप्तम और लग्न के स्वामी हैं। तो पहली चीज़ तो कुछ लोग सडनली इस पीरियड में जिनकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो डाइवोर्स की तरफ एकदम भागेंगे। समझ जाइएगा, थम जाइएगा, ये ग्रहों की स्थिति होती है। और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अष्टम का मंगल दोष लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उनकी सेहत का बहुत ध्यान देना है। अगला पॉइंट, 8वां भाव, यहाँ पे एक वक्री ग्रह और 6ठे भाव का स्वामी रोगेश यहाँ पे है। 12वां भाव हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं जहाँ से, वहाँ पे शनि वक्री। और ये 6, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में है, अष्टम में वक्री ग्रह है, 12 में वक्री ग्रह है, 12वें घर का स्वामी वक्री है और 12वें घर का स्वामी कनेक्ट कर रहा है। तो ये 6, 8 और 12 का कनेक्शन हो रहा है। ये साफ बता रहा है कि पुरानी बीमारियां वापस आने वाली हैं। लेट्स से कि आप, अब ऑब्वियसली ये थोड़े से ओल्ड लोगों के लिए है, या 35-40 के ऊपर वाले लोगों के लिए, या पहले भी हो सकता है। आजकल बीमारियों का कुछ कह नहीं सकते। लेट्स से कि अगर आपको कोई बीमारी थी, पहले रह चुकी है, वो अचानक से वापस आ सकती है और कोई सीरियस बीमारी भी यहाँ पे तंग कर सकती है। तो इस एरिया में भी आप कुछ भी सिम्टम दिखे, उसको लाइटली मत ले लीजिएगा। अरे ये तो कुछ नहीं है, छोटा सा है, छोटी सी प्रॉब्लम, नहीं। यहाँ पे किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना, सीधा जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, दिखाएं। अगला पॉइंट, 10वें भाव के स्वामी वक्री हैं। कौन? शनिदेव। 10वें भाव पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है, जो 10वें से 12वां उसका अंत दिखाता है, लग्न से 12वां ब्रेक दिखाता है। और लाभ, 10वें से लाभ में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है, यानी कि कुछ लोगों की इनकम रुकती हुई दिख रही है, यानी कि कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर जा सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने 2-3 वीडियोस में बोला था कि वक्री बृहस्पति के कारण बहुत मैसिव ले-ऑफ्स होने वाले हैं, और आप देखिए आए दिन ये खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। अगली भविष्यवाणी, 5वां पॉइंट, 4थे भाव में एक वक्री ग्रह है। 4था भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का। अष्टम भाव में वक्री ग्रह है, 4थे से त्रिकोण है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्वामी यहीं पर है, उनके साथ एक वक्री ग्रह ऑलरेडी है।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पहला तो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम, भाई आपको कोई लिखा पढ़ी के काम करवाने थे, तहसील में जाना था, तहसीलदार से कोई काम थे, कोई और चीज़ थी, आपको टाइटल चेंज करवाना था, आपको कोई पावर ऑफ अटर्नी बनवानी थी, CLU करना था, जो भी है दुनिया भर की चीज़ें होती है प्रॉपर्टी के कामों में, या फिर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा काम, दोनों में ही आपके अचानक से विघ्न आ सकते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये समय गुजरेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इन नेगेटिव्स पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो उतने नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन हाँ जहाँ पे आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। पहला, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, 12वें घर में वक्री ग्रह है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाता है। सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके व्हीकल्स पर, आपके दवाइयों पर और घर के रिपेयर्स पर। तो उसको जितना नियमित और संतुलित कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि शुरुआत से ही जैसे ही ये ग्रह वक्री हो रहे हैं अपने खर्चों को लिमिटेड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, बहुत केयरफुल रहना है। चौथे घर में एक वक्री ग्रह है जो क्या है, बृहस्पति। वक्री तो हैं लेकिन वो 12वें घर के स्वामी हैं और वो चौथे से छठे के स्वामी है जो अच्छा नहीं होता। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मदर की सेहत बिगड़ सकती है। अगर आपकी माता जी को ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उनकी आवश्यकता है। अगला पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी इमोशनल हेल्थ को लेकर है। 4, 8, 12, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी भाव से त्रिकोण भाव उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो चौथा भाव इमोशंस का है और उससे त्रिकोण भाव भी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए इमोशनल हेल्थ बहुत खराब रहने वाली है। पुरानी चीज़ें हो, घर से या घर वालों से मनमुटाव हो, वैराग्य की मैंने बात करी थी, ये सारी ही चीज़ें बताती हैं कि इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। अगला पॉइंट, आप पे कुछ झूठे आरोप भी लग सकते हैं। जब चौथा भाव बहुत प्रभावित होता है तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं और ये अपनों से ही ज़्यादातर लगते हैं। तो बहुत केयरफुल रहेगा, अपने पूरे व्यक्तित्व को लेकर, दिनचर्या को लेकर और बॉडी लैंग्वेज को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे अपनों से धोखा भी मिलता है। मेष वालों को उठाकर देख लीजिए, उनसे बात कर देख लीजिए। मेष लगने के अगर 10 लोगों से बात करेंगे ना, 9 बोलेंगे कि उनको अपनों ने धोखा दिया है। कोई इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं कई बार बताता हूँ ना, नेचर इनका खुद, ये बहुत जल्दी विश्वास करने वाले लोग हैं, तो इनको धोखा मिलता ही। अगला पॉइंट, कोई लोन्स फालतू के नहीं लेने, क्योंकि छठे घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, और ना ही किसी को पैसा उधार देना है। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब बात करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की। ये जो वक्री ग्रह हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहली बात, 12वें घर के स्वामी चौथे घर में है। 12वां भाव व्यय का होता है, सेल का भी होता है। जब भी हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 12वां भाव चौथे से 12वां और भी कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। अब क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ और मैं वक्री ग्रहों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इंट्रो में कि वक्री ग्रह कभी कभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको या आपके लिए कि आपको अपनी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बेच सकें। कई बार होता है कि प्रॉपर्टी है लेकिन भाई कागज़ ही नहीं है, या कागज़ों में कुछ गड़बड़ है। भाई आप रहते हैं, आपका कब्ज़ा है उस पर, कोई ऐसे पूछने नहीं रहा, लेकिन जब आप वैसे बेचने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। कोई पैतृक संपत्ति है, दुनिया भर की उसमें प्रॉब्लम्स हैं, पता ही नहीं कि किसका शेयर किसका नाम है, किसके नाम शेयर है। अब कुछ स्टेट्स ने रिसेंटली रजिस्ट्री वगैरह ऑनलाइन करना शुरू करी है, पर आज भी अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाएं तो उसमें लैंग्वेज पढ़ के आप बहुत वो हो जाएंगे, कौन किस ज़माने की लैंग्वेज होती है। वो हिंदी नहीं है, हिंदी है पर उसमें बहुत ऐसी शब्दों का उपयोग है जो
एक कॉमन व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसमें क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो जाए पता नहीं चलता। तो यहाँ पे लेट्स से कि आपकी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, वो टाइटल के हिसाब से हो, कुछ और दिक्कत हो, वो आपकी बिक सकती है। ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उतने रेट पे शायद नहीं जाएगी जिस पे आप चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा ग्राहक मिल सकता है बोले भाई ठीक है, तुम्हारे इतनी कीमत है, लेट्स से कि आपकी कीमत 10 लाख है, मैं तुम्हें 8 लाख दे दूंगा, बाकी मेरे ऊपर है जैसा मेरे को करना है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप वेट और करना चाहते हैं या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को निकालना चाहते हैं। अगला पॉइंट, अगर आपका, अभी मैंने सेल की बात करी, अगर लेट्स से कि आपका पैतृक संपत्ति का कुछ बहुत पुराना विवाद चल रहा था, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है, वक्री बुध है और वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति का कोई बहुत पुराना मैटर आपका यहाँ पे बहुत आराम से रिजॉल्व हो सकता है। इवन कोई कागज़ नहीं थे आपके पूरे, या कोई बहुत और कोई प्रकार का गांव में या एंसेस्ट्रल जो ज़मीनें होती है वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। कोई खेत कहीं से निकल रहा है, कोई खेत कहीं से निकल रहा है, जो जिसने करवाई होंगी ऐसे काम उनको पता होगा। पहाड़ी एरियाज़ में, क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो और भी गड़बड़ होती है। वहाँ पे तो कभी कभी एक ज़मीन होती है, उसके नीचे स्लोप का एरिया होता है, वो किसी और का होता है, उसके ऊपर का एरिया किसी और का होता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो कोई पैतृक संपत्ति का अगर आपका काम अटक रहा था, उसको पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट, 6, 8, 12 भाव जैसे मैंने कहा एक्टिवेट हो रहे हैं आपके, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक बार समझाता हूँ। छठे भाव के स्वामी 8वें में हैं और वक्री भी हैं, ये बुध 8वें भाव में वक्री बुध हैं, ये 12वें भाव में शनि वक्री हैं और बृहस्पति का प्रभाव 8, 12 पे है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स से कि आपको कोई इलाज आपका काम ही नहीं कर रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, आप जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, काम ही नहीं कर रहा, या फिर आपको कोई दिक्कत है, डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा। बहुत कॉमन चीज़ है ये, हमें लगता है ना कि आप टेस्ट करा दोगे, कई बार कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पाते, उसमें उनकी गलती नहीं है। मेडिकल फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत विशाल विषय है। कभी कभी होता है कि डायग्नोसिस सही नहीं, आपने सुना होगा कभी भी होता है डायग्नोसिस ही सही नहीं हुआ, तो ये वो टाइम है जब आप अपनी दवाई बदल के आपको कोई अच्छा इलाज मिलेगा और आपकी डायग्नोसिस भी बहुत आराम से हो सकती है। अगला पॉइंट, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने जॉब जाने की बात कही थी नेगेटिव्स वाले में, वो उन्हीं के लिए है जिनका बहुत बुरा समय चल रहा हो। अगर आपका समय ठीक ठाक चल रहा है और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में फील्ड चेंज या डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 10वें भाव से 12वें के स्वामी वक्री होकर देख रहे हैं 10वें घर को, 10वें से सप्तम में, यानी कि आपका रोल कार्य क्षेत्र में अगर आप चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो वक्री ग्रहों की तिकड़ी है, ये क्या कुछ पॉजिटिव भी देके जाएगी? हाँ, सबसे पहला है कि ठीक है, शुरुआत में रहेगा वैराग्य आदि, लेकिन ये धीरे धीरे करके ना आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा समय। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक दिन में आध्यात्मिक बन जाता है, या ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं सब अध्यात्म जान गया। नहीं, ये तो एक जर्नी है जो कहीं से स्टार्ट होती है, फिर कहीं पे रुकती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर बीच में एक पड़ाव आता है, फिर बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, फिर चलते हैं। आध्यात्मिकता तो ना ही इसकी कोई परिभाषा है। हाँ, सरलता से कहें तो वो चीज़ जो आपको अपने परमात्मा से कनेक्ट करती है वही अध्यात्म है। सरलता तो यही है। उसके तरीके कई हो सकते हैं, कुछ को दान पुण्य से वो प्राप्त होता है, कुछ को हवन यज्ञ से होता है, कुछ को मंत्रोच्चारण से होता है, कुछ को समाधि या साधनाओं से होता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे अध्यात्म तक कोई एक रास्ता नहीं है, ना ही किसी का कोई अधिकार है बोलने का कि मैं आध्यात्मिक कम हूँ, मैं वो आध्यात्मिक ज़्यादा है, या मैं आध्यात्मिक ज़्यादा हूँ वो आध्यात्मिक कम है। लेकिन अध्यात्म की तरफ बढ़ने का कुछ समय होता है और ये वो बहुत सर्वश्रेष्ठ समय है। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको कई अपने या अपनों का असली चेहरा दिखेगा। ये वो टाइम है जब मे बी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े और आप देखेंगे वो जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते थे कि हम तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, वो फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। तो इससे
कभी कभी ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। हम जिनको अपना मानते हैं ना, वो कई बार मतलब के लिए ही साथ में होते हैं। सत्यता तो देखिए यही है, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। हम कहते हैं कि माँ बाप, हाँ, बाकी सब में से देखा जाए तो माँ बाप सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, पर कहीं ना कहीं हर जगह एक कंडीशनैलिटी आ जाती है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई कंडीशन ना हो। वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं, और बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा जो आपको हैरान कर देगा, और जैसा मैंने कहा कभी कभी अच्छा भी होता है। अगला अच्छा पॉइंट, इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहने वाला है शुरू में, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये वक्री ग्रहों का प्रभाव अंत की तरफ आएगा। बुध 29 तक वक्री हैं, शनि 28 तक वक्री हैं, बुध तो यहाँ पे भी गिर जाएंगे कुछ टाइम के लिए। बृहस्पति तो अभी बहुत टाइम तक वक्री रहने वाले हैं, लेकिन वो उच्च के वक्री कुछ टाइम तक ही हैं और यहाँ पर वापस चले जाएंगे 5 दिसंबर को। तो इन सब चीज़ों के कारण जब ये अंत की तरफ जाएंगे ना, ये प्रभाव, या महीने के अंत में, नवंबर के अंत में, आप देखेंगे जो शुरुआत में चीज़ें आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, वही चीज़ें अब आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है, और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और अगला एक बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि 8वां और 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है वक्री ग्रहों द्वारा, और वक्री ग्रह की दृष्टि भी है। जिनका 2 नंबर का काम है वो तो बहुत फलने फूलने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा धन का लाभ उनको होगा। जो नॉर्मल काम करते हैं उनके लिए नहीं है, जो कुछ हटकर करते हैं। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि असली पैसा उन्हीं के पास है। आप सही तरीके से काम कीजिए, आपकी भली कितनी भी सैलरी हो, कितना भी आप बिजनेस में सही तरीके से कमा लें, जब टैक्स कटता है, जीएसटी कटता है तो दिल बैठ जाता है। लेकिन जो 2 नंबर से काम करते हैं वो भले छोटा मोटा दिखाएं, लेकिन असली पैसा उन्हीं के पास होता है, और बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे भी हो सकता है कुछ लोगों को सडनली कुछ धन का लाभ प्राप्त हो जाए। अब सेहत की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था 6, 8, 12 का एक्टिवेशन है तो सेहत की प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आपको ऑलरेडी लिवर के इश्यूज़ हैं, फैटी लिवर है, कुछ और दिक्कत है, ध्यान दीजिए। कफ बहुत बढ़ेगा, कफ की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, बॉडी में कफ की प्रधानता, श्लेष्म का बढ़ना, अगर आयुर्वेद किसी ने पढ़ा हो तो। अगला पॉइंट या अगला प्रभाव वो है कि आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगी। सडन फीवर्स और सडन इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। इसके साथ ही पाँव में सूजन, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, ओवरऑल बॉडी में बहुत वीकनेस, और भयंकर भयंकर एसिडिटी, भयंकर एसिडिटी तंग करने वाली है। तो जहाँ एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम है वहाँ पे तो आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अचार, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय मत खाएं। आयुर्वेद में बहुत चीज़ें हैं जो पेट को ठंडा रखती हैं, उसका उपयोग करें। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करना है इस जो टेंटेटिव टाइम है या संवेदनशील टाइम है से बचने के लिए? पहला, किसी भी मंदिर में चने की दाल, काली उड़द की दाल और हरे मूंग की दाल डोनेट करें। महादेव का दूध, सफ़ेद तिल, तिल का तेल मिलाकर अभिषेक करें, और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का 2 बार, शिव चालीसा का 2 बार और सुंदरकांड का 1 बार पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते अपने द्वारा अपने आप तो सुनिएगा केवल। और इसके साथ ही वहीं पर बैठकर आपको ओम भूतनाथाय नमः और ओम भौमाय नमः, इन मंत्रों का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय करेंगे तो अवश्य इस दुविधापूर्ण समय से बचने का आपको मौका मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।